नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो उस एक्ट के कुछ मेरिट और डीमेरिट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि उसकी मेजर प्रोविज़न क्या थे, तो उन्हीं के बेसिस पे आज के इस वीडियो में हम उनके मेरिट और डीमेरिट को डिस्कस करेंगे। पहला मेरिट अगर हम बात करें तो ये है कि जैसे हम लास्ट वीडियो में बात की कि जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया और उनकी जो एक तरह से कहें कि एलिजिबिलिटी थी, कौन लोग उनको इलेक्ट करेंगे, उनको बढ़ा दिया गया। इससे हुआ क्या, जैसे कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट के पहले कंपनी के डायरेक्टर्स का टेन्योर 1 ईयर हुआ करता था, 1 साल हुआ करता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद में उस टेन्योर को या उनके कार्यकाल को बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि जब किसी को इलेक्ट किया जा रहा है और अगर एक एक साल में इलेक्शन होगा तो वो व्यक्ति हमेशा इसी ख्याल में रहेगा कि इलेक्शन आने वाला, अगले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में इलेक्शन आने वाला है, तो उसी की तैयारी में जुटा रहेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के पहले कंपनी के डायरेक्टर्स इसी तरह से लगे रहते थे और उनका ध्यान ना तो कंपनी की भलाई पे, एक तरह से कहें उसके विकास पे, ग्रोथ पे जाता था, और ना ही यहाँ के लोगों का, यानी इंडिया के लोग जो थे उनके वेलफेयर पे जाता था। लेकिन जब उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया, 4 साल कर दिया गया, तो उनका ध्यान एक तरह से कहें कि जब एक बार इलेक्शन जीत के आ जाते थे तो उनको 3-4 साल तक एक तरह से कहें कि वो आराम से काम करते थे, कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनमें जब रिफॉर्म किया गया तो इंडिया में एक बेटर होम गवर्नमेंट की, एक तरह से कहें बेटर, नॉट द बेस्ट, होम गवर्नमेंट सेटअप हुआ। अगला, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि पूरा रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट अब यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करने जा रही है इस कंपनी को। तो कह सकते हैं कि इस यहाँ कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है या उसके फाइनेंशियल काम है, जैसे कि हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि ट्रेजरी, रेवेन्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें ब्रिटिश पार्लियामेंट की ट्रेजरी डिपार्टमेंट में सबमिट होंगी, मतलब उनके पास भेजा जाएगा कितना रेवेन्यू, कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, सिविल या मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा कंपनी को। तो इस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से कहें उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया इस एक्ट के बाद में। तीसरी बात है कि कमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल राइट। कब इस एक्ट के आने के बाद में कंपनी के जो कमर्शियल राइट थे और पॉलिटिकल राइट थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया। और पॉलिटिकल राइट्स एक तरह से कहें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन बॉडीज़ को सेटअप किया था, चाहे वो गवर्नर जनरल रहे हों, चाहे वो उनकी काउंसिल रही हो, चाहे एक तरह से कहें सुप्रीम कोर्ट रहा हो, तो इन बॉडीज़ के पास कई तरह के पॉलिटिकल राइट दे दिए गए। ज़्यादातर एक तरह से कहें बिजनेस राइट या फाइनेंशियल राइट जो थे वो कंपनी के पास अभी भी अवेलेबल थे, लेकिन इनको अब रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। एक तरह से कहें कि इस एक्ट के आने के पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था या बिजनेस चलाने का काम था वो सारे काम कंपनी ही करती थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का काम दूसरे लोग करने लगे और कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल या बिजनेस वर्क के लिए रह गई। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया। चौथी बात है कॉलेजियम सिस्टम। जैसा कि हम बात किए थे लास्ट वीडियो में कि काउंसिल में टोटल 4 मेंबर होंगे, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी तो वो 5 मेंबर्ड बॉडी, एक गवर्नर जनरल और 4 काउंसिल के मेंबर। तो एक तरह से कहें कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी मेजॉरिटी बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता था। गवर्नर जनरल चाह कर भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता था जो कि काउंसिल जिसके अगेंस्ट में हो। तो कोलेजियम सिस्टम सेटअप किया गया, यानी कि जो भी डिसीजन गवर्नर जनरल के द्वारा लिया जाएगा वो मेजॉरिटी बेसिस पे लिया जाएगा।
तो इससे क्या हुआ, इससे गवर्नर जनरल की जो ऑटोक्रेसी थी, एक तरह से कहें कि कोई व्यक्ति अगर सिंगल एक तरह से कहें कि खुद ही पूरी तरह से इम्पावर्ड है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो उसमें इनस्टेबिलिटी की या एक तरह से और कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल प्रॉब्लम जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। जैसा कि हम अगर देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि लेनिन के टाइम पे या फिर स्टालिन के टाइम पे, जर्मनी में हिटलर के टाइम पे या कई जगहों पे, तो इसको गवर्नर जनरल ऑटोक्रेट ना हो जाए, इसके लिए काउंसिल को ज़्यादा इम्पावर्ड किया गया था, ताकि जो मेजॉरिटी पे डिसीजन लिया जाए वो लोगों के हित में रहे। इसके बाद में जिस तरह से ब्राइबरी या गिफ्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट या डायरेक्टर ले रहे थे इस एक्ट के आने के पहले, उसको उसको रोकने के लिए, चेक करने के लिए प्रोविज़न इसमें बनाया गया कि इनको पनिशमेंट दिया जाएगा, और जो बड़े ऑफिसर हैं जैसे कि गवर्नर जनरल या काउंसिल के मेंबर या सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सब को एक तरह से एक स्पेशल कोर्ट सेटअप करने की बात की गई कि स्पेशल कोर्ट सेटअप होगा ब्रिटेन में और वो इनके केसेस को हैंडल करेगा। मतलब कि ये अगर कोई गलती करते हैं तो उसका पनिशमेंट वो स्पेशल कोर्ट इनको देगा। तो इस तरह से करप्शन को चेक किया गया या रोकने की कोशिश की गई इस एक्ट में। ये भी इसकी एक मेरिट थी। सेंट्रलाइजेशन आप समझ ही सकते हैं, बंगाल के अंडर में मद्रास और बॉम्बे को रख दिया गया। तो एक तरह से कंपनी जिन जिन टेरिटरीज को एक्वायर की थी वो सारी टेरिटरी गवर्नर जनरल के सीधे कंट्रोल में आ गई और यहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। इसके पहले सारे एरियाज पे कंपनी का कंट्रोल तो था, लेकिन एक तरह से कहें कि सेंट्रलाइजेशन जैसी चीज़ें नहीं थी। वहीं साथ में इतने सारे मेरिट्स के होते हुए भी कई सारे डिमेरिट्स, कई सारे फ्लॉज इस एक्ट के माध्यम से नहीं नोटिस किए जा सके। जो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की इस्टेब्लिशमेंट की बात तो की गई इस एक्ट में, लेकिन कोई क्लियर कट डिवीजन इनके पावर, इनकी अथॉरिटीज में नहीं रखा गया। हालांकि ये बताया गया कि गवर्नर जनरल लॉ को फार्म कर सकता है, कानून बना सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसको एक तरह से कहें कि उसको अप्रूव कर देगी तो वो वैलिड हो जाएगा। बट कई ऐसे केसेस इस एक्ट के आने के बाद में देखे गए कि इन दोनों में क्लेश बढ़ता जा रहा था कई सारे केसेस को लेकर के। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न यही था कि वो कौन से एरियाज होंगे जिनमें गवर्नर जनरल एम्पावर्ड होगा और वो कौन से एरियाज होंगे जिनमें सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत एक तरह से कहें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इस एक्ट में नोटिस नहीं किया जा सका, इसीलिए ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह का एक तरह से तनाव जनरेट उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरह से कहें एक तीनों प्रोविंस के लिए सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता में सेटअप करने की बात की गई, और साथ ही साथ मद्रास और बॉम्बे में भी प्रोविंशियल कोर्ट सेटअप किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट और प्रोविंशियल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन क्या होंगे, मतलब वो कौन से केसेस होंगे जो प्रोविंशियल कोर्ट उनके जिन केसेस को हैंडल करेगा, और वो कौन से केसेस किस तरह के केसेस होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। इस तरह का कोई क्लियर सेपरेशन नहीं दिखता। जैसे आज के समय में देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह के केसेस को हैंडल कर रहा है, हाई कोर्ट को किस तरह की जुरिस्डिक्शन दी गई है, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किस तरह की जुरिस्डिक्शन या किस तरह के केसेस हैंडल करने के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा है, लेकिन उस समय जब 1773 में एक्ट लाया गया था तो इन सारे कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को एड्रेस नहीं किया जा सका उस एक्ट में, और इसीलिए ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है। इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन था वो भी इसमें एड्रेस नहीं किया जा सका। कैसे? सुप्रीम कोर्ट किस तरह के लोगों का केस हैंडल करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ब्रिटेन के लोगों का केस हैंडल करेगा, जो ब्रिटेन से आए थे, या फिर इंडिया के लोगों का भी केस हैंडल करेगा? ये बात क्लियर नहीं थी कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कंपनी से रिलेटेड केस हैंडल करेगा या फिर प्राइवेट जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है ऐसे भी इंडिविजुअल केसेस को हैंडल करेगा। ये क्लियर नहीं था और ये इस एक्ट की एक डिमेरिट थी। इसके बाद में जैसा कि हम सब बात किए थे कि
जो कोर्ट एक तरह से जो डायरेक्टर थे कंपनी के, वो नॉमिनेट करते, वो रिकमेंड करते थे ब्रिटेन की क्वीन को कि इन लोगों मतलब इन लोगों में से काउंसिल के मेंबर का जो सिलेक्शन है डायरेक्टर जो थे कंपनी के वो रिकमेंड करते थे। इस पे हुआ ये कि रिकमेंडेशन की वजह से जो काउंसिल के मेंबर सेलेक्ट किए गए, नॉमिनेट किए गए, वो ज़्यादा एक तरह से कहें उनके अंदर टैलेंट नहीं था, और इसके चलते एक तरह से उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं था, और इसके चलते गवर्नर जनरल और इस काउंसिल के मेंबर में हमेशा तनाव बना रहता था, क्योंकि गवर्नर जनरल को पावर था नहीं, काउंसिल की मेजोरिटी से डिसीजन लेना पड़ता था। तो इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता रहता था। आगे है गवर्नर जनरल, इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑन अदर प्रेसिडेंसीज लाइक मद्रास एंड बॉम्बे। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात किए थे कि गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो बंगाल का बनाया गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल को इतना एम्पावर किया गया था कि उनके द्वारा बनाए गए एक्ट मद्रास और बॉम्बे में भी लागू होंगे। ये तो एक्ट की बात थी, बट एक्चुअल में हुआ ये कि एक्ट के आने के बाद में गवर्नर जनरल ने जो भी कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बंगाल और मद्रास पर छोड़ दिया गया। मतलब एक तरह से कि अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी कोई बात उस एक्ट में की नहीं गई, और इस एक्ट का एक फ्लॉस है, एक डिमेरिट है, क्योंकि अगर इस तरह के प्रोविजन किए गए होते इस एक्ट में कि मद्रास और बॉम्बे गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए किसी कानून को नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नर जनरल इम्पावर्ड है, क्योंकि उसके द्वारा एक तरफ उसको अधिकार दिया जा रहा है कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए कानून को मद्रास और बॉम्बे में लागू किया जाएगा। वहीं पर उसको कुछ अधिकार इस तरह का नहीं दिया जा रहा है कि अगर नहीं लागू कर रहे हैं मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर क्या एक्शन लिया जा सकता है, इसको नहीं एड्रेस किया गया। ये इस एक्ट की एक डिमेरिट थी। साथ ही साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी के, वो एक परमानेंट ओलिगार्की बन के उभर के आए। परमानेंट ओलिगार्की मतलब एक अस्थाई ऐसे लोगों का समूह जो बहुत धनाढ्य हों, बहुत रिच हों। ओलिगार्की मीन्स ऐसे लोग अगर ऐसे लोग रूल कर रहे हैं जो बहुत रिच हैं तो उनको ओलिगार्की, उस तरह के सिस्टम को ओलिगार्की कहते हैं। तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में या रूलिंग में डायरेक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वही लोग रिकमेंड करते थे नाम गवर्नर जनरल और काउंसिल का, तो ये परमानेंट ओलिगार्की बन के उभर के आए। और चूंकि ये लोग बहुत इनएक्सपीरियंसिव होते थे और ये बहुत रिच लोग होते थे, तो इनको यहाँ की एक तरह से कहें कि यहाँ की इंडिया की जो टेरिटरीज थी, वहाँ के लोग जो थे, पुअर पॉपुलेशन जो थी, उनके वेलफेयर के लिए इनका कोई इंटेंशन रहता नहीं था, क्योंकि ये अपने वेलफेयर की ज़्यादा बात सोचते थे, कंपनी के वेलफेयर की बात ज़्यादा सोचते थे। तो ये भी इस एक्ट में एक प्रॉब्लम रहा। आगे है इनएक्सपीरियंस ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडिया की रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और एक तरह से कहें कि ये एक्ट ऐसे बिना एक्सपीरियंस के आधार पे बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि हम कंपनी को कंट्रोल कर सकें। तो जब कोई भी एक्ट जहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है उसकी रियलिटी जाने बगैर बनाया जाता है, तो कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं जो वहाँ के लोगों के द्वारा फेस किए जाते हैं। तो ये भी इस एक्ट का एक तरह से कहें प्रॉब्लम था कि इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया तो था, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूरी तरह से कंट्रोल इस कंपनी पर रहा नहीं, क्योंकि जो डायरेक्टर्स थे वो रिकमेंड करते थे नाम गवर्नर जनरल और काउंसिल का, तो एक तरह से इनडायरेक्टली अभी भी कंट्रोल कंपनी पे ही था। तो पूरी तरह से जितना एक्सपेक्टेड था कि कंट्रोल कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का होगा, उतना हो नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडिया की रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में जानकारी नहीं था। इस एक्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ी डिमेरिट, बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल पावर लेस था इस एक्ट में, क्योंकि उसको काउंसिल की मेजोरिटी पर के बेसिस पे डिसीजन लेना होता था। ये इस एक्ट की डिमेरिट्स थी
हाँ, अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। तो पहली बात, अगर सिग्निफिकेंस इस बड़े बड़े तौर पे इस एक्ट का क्या इन्फ्लुएंस उभर के आया, तो पहला ये कि इस एक्ट के बाद में इस एक्ट के आने के बाद ब्रिटिश एक तरह से कहें ब्रिटिश एज ए स्टेट का सॉवरेंटी हुआ इंडिया के कुछ टेरिटरीज पे। उसके बाद में सेपरेशन ऑफ पावर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया, तो एक तरह से कहें यहाँ अनक्लियर, एक तरह से कहें कि बहुत क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं है, लेकिन एक स्टार्ट एक शुरुआत किया गया इस एक्ट के माध्यम से कि सेपरेशन ऑफ पावर की इन एक्ट मतलब एक तरह से कहें लेजिस्लेशन का काम गवर्नर जनरल करेंगे, और उसको एक तरह से जुडिशियल सिस्टम सेटअप किया गया सुप्रीम कोर्ट और प्रोविंशियल कोर्ट के माध्यम से, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ इस तरह की बॉडीज बनाई गई। तो ये बहुत अनक्लियर था, क्योंकि गवर्नर जनरल की अपनी अथॉरिटी, उसका अपना पावर, उसकी राइट ज़्यादा क्लियर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का भी अपना जुरिडिक्शन क्लियर नहीं था। बट यहाँ से एक शुरुआत हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर की। आगे आने वाले एक्ट्स में ये सेपरेशन ऑफ पावर और स्ट्रिक्ट होता जाएगा, और आगे आने वाले एक्ट में ये जो एक तरह से कहें कि गवर्नर जनरल की अथॉरिटी, उनके राइट, सुप्रीम कोर्ट की राइट, ये जब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो इनके पावर भी बढ़ते हुए दिखेंगे। सुप्रीम एक तरह से कहें गवर्नर जनरल की जो इस एक्ट की जो डिमेरिट्स थी, जो कमी थी, उसको एड्रेस किया गया आगे आने वाले 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरह से कहें कि जुरिडिक्शन में अनक्लियरनेस था, एक कंफ्यूजन था, उसको एड्रेस करने के लिए 1781 में एक बंगाल जुरिडिक्शन एक्ट लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को अच्छे से क्लियर किया गया। तो ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें क्या बड़ी बातें थी। आज का ये वीडियो मेनली बेस्ड था रेगुलेटिंग एक्ट के मेरिट और डिमेरिट पे। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हम समझाने में सफल रहे होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की मेरिट और डिमेरिट क्या थी। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।